नमस्कार। आज की कहानी इस बारे में है कि कैसे एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी की किस्मत ब्रिटिश संसद में पास हुए सिर्फ 2 कानूनों ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी के कायापलट की, व्यापार से शासन तक। और जानते हैं ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? यूरोप में चल रहे एक युद्ध से, जो हिंदुस्तान का भविष्य बदलने वाला था। अब सवाल ये उठता है कि भाई, यूरोप के युद्ध का हिंदुस्तान से क्या लेना देना? सुनने में तो ये बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं, है ना? पर असल में ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी थी। चलिए इस कनेक्शन को ही समझते हैं। तो उस समय के सबसे बड़े खिलाड़ी से मिलते हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से। एक ऐसी जबरदस्त ताकत जिसका एकाधिकार अब खतरे में था, उस पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा था। देखिए, सदियों से ईस्ट इंडिया कंपनी का एशिया के साथ होने वाले हर ब्रिटिश व्यापार पर एक छत्र राज था। ये कोई आम कंपनी नहीं थी, ये अपने आप में एक पूरा व्यावसायिक साम्राज्य थी। इसकी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था। तो 1800 के दशक की शुरुआत में कंपनी का व्यापार पर पूरा कंट्रोल था, लेकिन फिर 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम शुरू कर दिया। ये असल में ब्रिटिश सामानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रतिबंध था, जिसने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए यूरोप के लगभग सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब उनके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं, तो उन्होंने एशिया के बाजारों की तरफ देखना शुरू किया, जो तब तक सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए ही खुले थे। और इसी दबाव का नतीजा था ब्रिटिश संसद का एक ऐतिहासिक फैसला, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और ये वो पहला डोमिनो था जो गिरने वाला था, और इसके साथ बहुत कुछ बदलने वाला था। तो इस एक्ट ने आखिर किया क्या? इसने सबसे बड़ा बदलाव ये किया कि जो एकाधिकार 1813 से पहले पूरी तरह कंपनी का था, उसे तोड़ दिया गया। अब बाजार सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए एक लाइसेंसिंग सिस्टम के तहत खोल दिया गया। लेकिन हाँ, 2 चीजें कंपनी के हाथ में ही रहीं, चाय का व्यापार और चीन के साथ होने वाला व्यापार। पर ये एक्ट सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं था, इसने भारत की राजनीति को भी बहुत गहरे तक प्रभावित किया। देखिए, कंपनी का शासन तो अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, पर साथ में एक बड़ी शर्त भी थी कि भारत में जो भी ब्रिटिश क्षेत्र हैं, उन पर आखिरी अधिकार हमेशा ब्रिटिश क्राउन का ही होगा। इतना ही नहीं, स्थानीय सरकारों को टैक्स लगाने की शक्ति दी गई, और सबसे जरूरी बात ये थी कि पहली बार ब्रिटिश भारत की संवैधानिक स्थिति को साफ साफ परिभाषित किया गया। इस एक्ट का असर सिर्फ व्यापार और राजनीति तक ही नहीं रुका, इसकी कुछ ऐसी लहरें भी उठी जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तरफ जहां कंपनी का एकाधिकार तोड़ा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके मुनाफे को भी सुरक्षित किया जा रहा था। कंपनी का डिविडेंड 10.5% पर फिक्स कर दिया गया, ताकि उसके शेयरधारकों को कोई नुकसान ना हो। इस एक्ट ने एक और बहुत बड़ा सामाजिक दरवाजा खोला। इसने ईसाई मिशनरियों को आधिकारिक तौर पर भारत आने की इजाजत दे दी, ताकि वे यहाँ धार्मिक प्रचार और शिक्षा का काम कर सकें। और इसी के चलते ब्रिटिश भारत के लिए कलकत्ता में एक बिशप की नियुक्ति भी की गई। और ये देखिए, 1 लाख रुपए उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इसे हर साल भारतीय साहित्य और विज्ञान की तरक्की पर खर्च करने का आदेश दिया गया था। ये एक साफ इशारा था कि कंपनी को अब सिर्फ एक व्यापारी की तरह नहीं, बल्कि एक शासक की तरह भी जिम्मेदारियां दी जा रही थीं। और यहीं से जन्म हुआ एक बहुत बड़ी बहस का, द ग्रेट एजुकेशन डिबेट। ये बहस तब और तेज हो गई जब अगला चार्टर रिन्यूअल यानी 1833 का समय पास आया। और सवाल बिल्कुल सीधा और बहुत बड़ा था, क्या एक व्यापार करने वाली कंपनी की जिम्मेदारी एक पूरे देश को शिक्षित करने की होनी चाहिए? इस सवाल पर 2 पक्ष आमने सामने खड़े थे। एक तरफ थे मिशनरीज, जिनका कहना था हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। वो इसे भारतीय लोगों को शिक्षित करने और धर्म का प्रचार करने का अपना नैतिक और धार्मिक कर्तव्य समझते थे। वहीं दूसरी तरफ थी कंपनी, जिसका साफ कहना था नहीं, उनके लिए ये उनके व्यापारिक काम से बिल्कुल बाहर का मामला था। कंपनी ने अपने विरोध में 3 बड़ी दलीलें दीं। पहली, कि उस समय तो इंग्लैंड में भी शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, तो फिर यहाँ क्यों हो। दूसरी वजह जाहिर है पैसा। कंपनी पूरे देश की शिक्षा का इतना भारी भरकम वित्तीय बोझ उठाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। और तीसरी और शायद सबसे अजीब दलील ये थी कि भारत के स्थानीय लोगों को इस विषय में कोई खास दिलचस्पी ही नहीं है।
लेकिन कंपनी के इतने विरोध के बावजूद बाहरी दबाव इतना जबरदस्त था कि आखिरकार उसे भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ी। तो इस तरह बस 2 दशकों के अंदर इन कानूनों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा स्वरूप ही बदल डाला था। ये बदलाव बहुत गहरा था। जरा सोचिए, जो कंपनी सिर्फ व्यापार और मुनाफे पर ध्यान देती थी, वो अब प्रशासन और शासन चलाने लगी थी। जो कभी सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर थी, वो अब कानून, टैक्स और यहाँ तक कि शिक्षा के लिए भी जिम्मेदार बन गई थी। असल में वो एक प्राइवेट कंपनी से बदलकर ब्रिटिश क्राउन की एक सेमी गवर्नमेंट बॉडी बन चुकी थी। और इस तरह वो डोमिनो इफेक्ट पूरा हो चुका था। यूरोप के एक युद्ध से जो व्यापारिक विवाद शुरू हुआ था, उसने न सिर्फ एक कंपनी को पूरी तरह से बदल दिया, बल्कि भारत में ब्रिटिश राज की नींव भी तैयार कर दी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर होता क्या है जब व्यापार का काम शासन का काम बन जाता है?